अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। पहली वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट की थी। होप सो आपके वो समझ आए होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर नंबर 6 जो है वो हमारे पास स्टार्ट होता है कि हाउ टू डिस्क्राइब टोकन। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। रेगुलर लैंग्वेज आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर स्पेसिफाइंग द टोकन। टोकन को स्पेसिफाई करने के लिए जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, यानी कि रेगुलर लैंग्वेज है, जो कि आपकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ी होगी। और ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये सिंपल होती हैं, यूज़फुल थ्योरी होती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है, इस वजह से। तो MCQs में भी आपको ये ऐसा MCQs आता है जिसमें पूछा होता है कि डैश आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर स्पेसिफाइंग द टोकन। तो रेगुलर लैंग्वेज इसका आंसर है। ये आपको MCQs में भी आता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है कि क्यों है। तो इसका जो वजह है, हाउ टू डिस्क्राइब टोकन और हाउ कि ये क्यों टोकन को रेगुलर लैंग्वेज में स्पेसिफाई करना से क्या होता है, क्यों पॉपुलर है ये। तो ये हमारे पास सिंपल है, यूज़फुल है, इजी टू अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंटेशन इसकी एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद लैंग्वेज है हमारे पास, यहाँ पर इन्होंने ये सिंबल दिया है सबमिशन का, इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप जानते ही होंगे अगर आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी है तो। सो लैंग्वेज आर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब लैंग्वेज क्या होती है, उसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस के लिए हमें रेगुलर लैंग्वेज को देखना पड़ता है। रेगुलर लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये भी MCQs आ चुका है पेपर्स में कि हम रेगुलर लैंग्वेज को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो रेगुलर लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर एक ए रेगुलर एक्सप्रेशन है तो LA जो है वो रेगुलर लैंग्वेज होगी, डिनोटेड बाय A। तो ये भी MCQs में अक्सर आ जाता है, जिसमें वैल्यूज चेंज करके दी होती है और पूछा जाता है कि इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और रेगुलर एक्सप्रेशन को हम किस तरह से रेगुलर लैंग्वेज में डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन है कि डेफिनेशन है यहाँ पर। रेगुलर एक्सप्रेशन RE को हम डिफाइन करते हैं, जिसमें A हमारे पास ऑर्डिनरी कैरेक्टर है फ्रॉम सबमिशन और यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर R/S का क्या मतलब है, ये MCQs में बहुत आता है कि R/S का क्या मतलब है। इसका ये मतलब होता है या तो R या फिर S। ठीक है, अब RS का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि R फॉलोड बाय S, कॉन्कैटिनेशन भी इसको कहते हैं। और R के ऊपर जो स्टैरिक होती है उसका हमें पता है कि कॉन्कैटिनेशन है इसकी, यानी कि पहले एक R होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, इस तरह से ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में एप्सिलॉन भी होता है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आप लोगों ने ये पढ़ा था, जिसमें अगर R के ऊपर स्टैरिक है रेगुलर एक्सप्रेशन में तो उसका मतलब क्या है, पहले एप्सिलॉन, फिर एक R, फिर 2, फिर 3 और इस तरह से कंटिन्यूस रहते हैं। अगर R के ऊपर प्लस का साइन होता है तब हमारे पास एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, बस यही इनमें डिफरेंस होता है। अगर प्लस का साइन है यहाँ पर स्टैरिक की जगह तो एप्सिलॉन नहीं होता। तो ये अक्सर MCQs में पूछ लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछते हैं कि R स्टैरिक है तो इसको डिस्क्राइब करें रेगुलर लैंग्वेज में कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर R के बाद ये क्वेश्चन मार्क है तो उसका मतलब है एप्सिलॉन/R। R प्लस का मतलब है RR, 1 और मोर R इसमें हो सकते हैं और एप्सिलॉन इसमें इंक्लूड नहीं होता। फिर R और ब्रैकेट इसका मतलब है कि R की ग्रुपिंग है। फिर ABC ब्रैकेट्स में है तो इसको हम A/B/C इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। A to Z है तो हम A और फिर स्लैश, फिर B स्लैश और अप टिल Z तक हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हैट और AB है तो इसको हम C और D के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एनीथिंग हमें चलेगी, कोई भी चीज़ होगी लेकिन A और B नहीं होगा। इस हैट का ये मतलब है कि A और B नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा। अब यहाँ पर तो ये भी लिखा है, हो सकता है कि पेपर में CD लिखा हो, तो उसका क्या मतलब होता है कि एनीथिंग बट ये चीज़ नहीं होगी। अगर CD है तो सब कुछ होगा, ABC के सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे लेकिन CD नहीं होगा। अब यहाँ पर A भी नहीं होगा और बाकी C, D, E, F, G, Z तक सारे जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो ये आपके MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs ज़रूर आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और रेगुलर लैंग्वेज भी दी हुई हैं। उनको स्ट्रिंग में कैसे होता है, एक A है तो हम एक ही A लिखते हैं, A B है तो हम ABC करते हैं। अब A/B है तो या A अलग से कर लेते हैं, B हम अलग से कर लेते हैं। अगर AB के ऊपर हमारे पास ये स्टैरिक बना हुआ है तो फिर AB, फिर AB, फिर AB, मतलब कि AB ये एक वर्ड हो गया है। एक पेयर हमने लिख लिया, फिर इसको हमने 2 पेयर बना के लिखे, फिर हम 3, 4, 5 इस तरह सारे पेयर बना के लिख सकते हैं। तो ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था एक दफ़ा, इसको बताना था कि कैसे लिखते हैं या कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो अभी मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद A/B है तो AB और फिर B है हमारे पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट लॉन्ग में भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये 5 रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी जाए, आपसे पूछें कि इन 5 की स्ट्रिंग लिख के दिखाएं। ठीक है,
और ऊपर वालों में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने। उसके बाद कुछ कॉमन टोकन दिए हैं हमारे पास, डिजिट हैं, डिजिट आपको पता है 0 1 2 3 सारे हमारे पास डिजिट्स हैं। इंटीजर हमारे पास डिजिट और डिजिट हैं। आइडेंटिफायर हमारे पास ए से जी है और फिर कैपिटल ए से कैपिटल जी है और फिर ए से जी और फिर कैपिटल ए से जी और फिर नंबर 0 से 9 तक होते हैं आइडेंटिफायर्स में। उसके बाद फिनाइट ऑटोमेटा आ जाता है। फिनाइट ऑटोमेटा आप लोगों ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ा है। हमें जो है ना एक मैकेनिज्म चाहिए होता है डिटरमाइन करने के लिए कि इनपुट स्ट्रिंग जो है वो LR रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है लैंग्वेज से या नहीं, ठीक है। तो उस के लिए हमें जो है वो एक मैकेनिज्म चाहिए होता है जिससे हम फिनाइट ऑटोमेटा इस्तेमाल करते हैं और उस मैकेनिज्म को हम एक्सेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टर की डेफिनेशन आपको यहाँ से आ सकती है या फिर MCQs में भी आपको एक्सेप्टर के बारे में पूछा जा सकता है। अब FA यानी कि फिनाइट ऑटोमेटा में हम क्या करते हैं, इसमें अल्फा में हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, सबमिशन, सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, इनिशियल स्टेट होती है, फिर सेट ऑफ ट्रांजिशन होती हैं और फिर हमारे पास फाइनल स्टेट होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ इन्होंने हमें FA बना के दिए हुए हैं, तो पेपर में आपको कुछ किसी भी FA के बारे में पूछा जा सकता है। तो अब ये जो FA है ये सिर्फ A1 को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। डबल रिंग से हम फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और एक सर्कल से हम इनिशियल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिर्फ 1 पास हो सकता है। अब अगले वाले को देखें, इसमें ए जो FA है वो किसी भी वंस को फॉलोड बाय सिंगल 0 से पास करवा सकता है। आपको हो सकता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हो, आपको पता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है और आपसे कहें कि FA इसका बना के दिखाएं, तो इसका FA आपको फिर बनाना पड़ेगा। आप पेंट पे आराम से इसका FA बना सकते हैं, आप वर्ड पे भी बना सकते हैं, लेकिन वर्ड पे आप इस तरह से एरो नहीं डाल सकते, तो आप इसको पेंट पे बनाएं और कर्व की मदद से आप ये वाले एरो ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास A भी है, A भी B के ऊपर स्टैरिक है। जब B के ऊपर स्टैरिक है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें B का एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर स्टैरिक है। A हमारे पास एज इट इज़ आ गया और दूसरा A भी हमारे पास एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। तो हम A B स्टैरिक A का फिनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इनिशियल स्टेट होगी, उसमें से A पास होकर दूसरे स्टेट में गया और अब हमारे पास B है तो B हमने ऐसे ही लूप बनाया और फिर हमारे पास A गया है, ठीक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के तो आप FA को सीख सकते हैं, किसी और सेपरेट वीडियो से आप देखकर सीख सकते हैं। और अगर आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में थोड़ी सी ग्रिप थी तो फिर तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ईजी होगा। आगे कुछ और हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कुछ और ऑटोमेटन दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं। और ट्रांजिशन टेबल ये भी आपको याद होगा कि ये भी आपने पढ़ा था। अब हमारे पास ये क्या है 0 1 2 हमारे पास, अब इनने जो इनिशियल स्टेट्स थी इन सारों स्टेट्स के अंदर नंबर लिख दिए हैं। इनिशियल स्टेट 0 है और ये भी हमारे पास एक मिडल स्टेट है 1 और ये हमारे पास फाइनल स्टेट है 2। इसमें से 1 A पास हो रहा है और फिर B पे लूप लग गया और फिर A पास हो रहा है। अब इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले A भी हम लिख लेंगे। इस वाले रो में हमने लिखने जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे पास 2 ही अल्फ़ाबेट्स हैं A और B, हमने वहाँ पे A लिख लिए। अब यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे 0 1 और 2 हमारे पास 3 नंबर थे, हमने 3 नंबर्स जो है वो इधर लिख लिए, ठीक है। 0 भी लिख लिया, 1 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया। अब 0 है, ठीक है, अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो गया। अब A से गुजर कर वो कहाँ पर पहुँचेगा, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, A से गुजरा और कहाँ पहुँचा 1 पे पहुँचा, तो क्या लिखेंगे 1। अब फिर से 0 से स्टार्ट हुआ है, अब A से नहीं उसने B से गुजरना है, तो अब B से तो वो गुजर ही नहीं सकता क्योंकि B तो है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर एरर लिख दिया है। अब 1 है, अब 1 पे हम पहुँच चुके हैं, हम 0 से हमने स्टार्ट किया, अब हम 1 पर पहुँच चुके हैं, अब हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अब हमने A से जाना है, अब A से जाएंगे, ये A है, हमें आराम से रास्ता मिल रहा है, हम A से गए, क्या मिला हमें 2 मिला, तो हमने A से जाकर 2 ले लिया। अब हमें जो है वो अब हम 1 पर ही हैं, तो अब 1 से हम क्या B पे जा सकते हैं, तो देखिए हम 1 से B पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लूप लगा हुआ है, तो हम 1 से B पे भी जा सकते हैं क्योंकि हम अभी 1 पे ही हैं, हम अभी 2 पे नहीं हैं, हम पहली वाली को देख रहे हैं, तो अभी हम 1 पे ही हैं। हाँ 1 पे हैं तो हम B पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। B पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 में 2 मिलेगा, नहीं 2 हमने ले लिया था। B पे जाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ये आपने ख्याल रखना है टेबल को फिल करते हुए। सो शॉर्ट में आपसे टेबल फिल करवाया जा सकता है, आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा ये FA दिया होगा और आपने टेबल को फिल करना होगा। अब 2 है, ये है फाइनल स्टेट। 2 से ना तो मैं A पे जा सकती हूँ ना मैं B पे जा सकती हूँ, अब तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती, तो इसलिए हमारे पास A में भी एरर है और B में भी एरर है, तो ये हमारे पास टेबल फिनिश हो गया, ठीक है जी। रोज़ जो है हमारे स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करती हैं, हमें जो है वो रोज़ हमारे स्टेट्स बताती हैं और जो सेल होते हैं टेबल को वो हमें नेक्स्ट स्टेट बताते हैं, और ये सिंपल है FA और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद ये कोड है, इसको आप स्किप कर दें, कोड तो नहीं आता एज इट इज़ पेपर में। अच्छा जी, हमें उसके बाद FA को हम अब बिल्ड कैसे कर सकते हैं, हम आराम से बिल्ड कर सकते हैं। हमें हर RE को कन्वर्ट करना होगा NFA में। अब हमने नॉन डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा भी पढ़ा था NFA, तो NFA जो है वो DFA से ज़्यादा आसान होता है क्योंकि NFA जो है वो उसमें एप्सिलॉन इंक्लूड होता है, हमने ये यहाँ पर पढ़ा था। फिर NFA को हमने DFA में कन्वर्ट करना होता है और फिर उसको ट्रांजिशन टेबल को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स।
तो यहाँ पर आप देखें ए बी सी है, 0 गया और फिर 1 का लूप है और फिर ए है, हमारे पास एक और 1 है। अब ए से बी तक जाने के लिए दरमियान में हमारे पास एप्सिलॉन मूव करेगा NFA के केस में। DFA तो सिंपल है, NFA में हमारे पास एप्सिलॉन मूव करेगा। तो अब हमारे पास DFA और NFA में क्या क्या डिफरेंस है वो दोबारा देख लेते हैं। वैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ा था तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा। हमें ओनली एक ही स्टेज है, इनपुट स्टेट पर एक ही है और हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन मूव्स नहीं होता। DFA में एप्सिलॉन मूव नहीं है, NFA में है। NFA और DFA जो है वो सेम सेट ऑफ लैंग्वेज को यानी कि रेगुलर लैंग्वेज को दोनों रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन DFA ईजियर टू इम्प्लीमेंट है, टेबल उनका आराम से बन सकता है। किसी भी गिवन लैंग्वेज का जो NFA है कैन बी सिंपलर देन DFA, NFA DFA से भी सिंपलर हो सकता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाली 3 लाइनें, इसको बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि NFA DFA में से कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है। ठीक है, तो हमारे पास NFA ज़्यादा सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू DFA, हम उसको आराम से बना सकते हैं। और DFA में चीज़ें जो है वो जो सारे हमारे पास होता है वो लार्जर हो जाता है और NFA में वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, यानी कि थोड़ा कम हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए DFA ईजियर है, तो ये थोड़ा सा इससे कन्फ्यूजन थी। NFA जो है वो आसान है DFA से, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में DFA आसान है एज़ कम्पेयर टू NFA। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs तो आएगा ही आएगा, शॉर्ट भी आ सकता है। उसके बाद NFA है, RE से DFA में कन्वर्ट करने का एक एल्गोरिदम बनाया गया था, उसको हम थॉमसन कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये MCQs में अक्सर आता है कि कौन सा एल्गोरिदम है, ये थॉमसन एल्गोरिदम है और ये अपेयर हुआ था CACM 1968 में। तो ये भी MCQs में बहुत बार आ चुका है। अच्छा जी, अब NFA जो है वो कंबाइन हो सकते हैं एप्सिलॉन से, NFA को हम DFA भी बना सकते हैं आराम से। और जो नंबर ऑफ़ स्टेट होती हैं DFA में वो मिनिमाइज़ होती हैं। कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसको हम हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिदम से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और MCQs दोनों के लिहाज से कि हम DFA को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम हॉपक्रॉफ्ट का एल्गोरिदम लगाकर DFA को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिदम आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ बस ये एक लाइन लिखी हुई है, हॉपक्रॉफ्ट का एल्गोरिदम क्या है, कैसे वर्क करता है, ये आपकी बुक में नहीं है, तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी NFA को हमने A भी आ रही है हमारे पास, सिंपल इसका NFA बनाएं तो ये हमारे पास एक स्टेट है, A हमारे पास आराम से पास हो गया और फिर हमने B को भी पास कर दिया। अभी देखें इसकी ये दोनों स्टेट्स अलग अलग हमने बनाएंगे, जबकि DFA में गट्ठी बना देते हैं इनको। और NFA में ये होता है कि हम बहुत सारी बना सकते हैं, DFA में तो हम एक बना सकते हैं ना, लेकिन इसमें हम बहुत सारे डायग्राम्स बना सकते हैं। देखें ये भी हम बना सकते हैं और ये डायग्राम भी हम इसकी सिंपली बना सकते हैं NFA की AB के लिए। तो ये हमारे पास 3 NFA यहाँ पर हमने दिए हैं AB, सिंपल AB के लिए। तो ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, आपको कोई भी वैल्यू दी होगी और आपने NFA बनाना होगा। अब ये देखें A और /B यानी कि या तो A या तो फिर B। अब ये हमारे पास इसका NFA दिया हुआ है। सबसे पहले ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, एप्सिलॉन पहले पास करेंगे क्योंकि एप्सिलॉन मूव करेगा दोनों साइडों से। उसके बाद हमारे पास S1 है, ये हमने खुद ही से लिखे हैं कि स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 3 है। आप कोई भी इसको नंबरिंग दे सकते हैं, लेबलिंग भी आप कोई भी दे सकते हैं, या तो A पे जाएगा या फिर बीच पे जाएगा, तो हमें इसके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो या तो फिर ये A पे जाएगा या फिर ये नीचे से B की तरफ जाएगा और फिर एप्सिलॉन से इसको हम वापस से क्लोज कर देंगे। तो ये आपने ऑलरेडी NFA देखा होगा हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। यहाँ पर आपकी दोबारा से रिवाइज हो गया है। तो क्या एक इनिशियल स्टेट है और उसके बाद हमने या तो A पे जाना है या तो फिर B पे जाना है। तो आप A पे जा सकते हैं या फिर आप B पे जा सकते हैं और बीच में हमने एप्सिलॉन लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद है A स्टेरिक का NFA, तो ये हमारे पास A है और हमने लूप भी लगा दिया और फिर एप्सिलॉन को हमने स्टार्टिंग में भी करना होता है और एंड में भी करना होता है और फिर इसको हमने सब जगह से कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास NFA है। पेपर में अक्सर NFA बनाने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन और शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ जाते हैं। अब ये देखें A है, B/C है, तो इसका NFA बनाना है और ये इसका NFA बना हुआ है। पहले A स्टेट होगी, फिर 2 एप्सिलॉन पास होंगे, फिर एप्सिलॉन आ गया या तो B पे जाएगा या फिर C पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी हुई है या तो वो B पे जा सकता है या फिर वो C पे जा सकता है। सेम रूट से वो दोनों पे नहीं जा सकता, इसलिए हम यहाँ पर 2 एरोस बना रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो ये वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला ही है, बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि हमने इसको वैसा ही हमने या फिर A B हमने देखा था या फिर यहाँ पर हम B और C देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है। तो ये जितने भी NFA आपको दिए हुए ना, आपने ये बहुत अच्छे से करने, क्योंकि ये आपको पेपर में आ सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग दोनों में। उसके बाद हमारे पास NFA और DFA के बारे में और भी कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो देख लेते हैं। DFA जो है वो स्टेट को इस्तेमाल करता है, ऑल द पॉसिबल स्टेट्स जो है वो NFA में जितनी भी होती है उनका ट्रैक रखने के लिए वो इसको इस्तेमाल करता है। तो टेबल भी आपसे बनाया जा सकता है, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम स्किप कर लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अब इन्होंने एक एल्गोरिथम को अप्लाई किया है A/B और फिर स्टैटिक ABB हमारे पास ये है। अब इसका NFA बनाना है तो यहाँ पर इसका NFA बना हुआ है। अगर आपको NFA नहीं बनाना आता, DFA बनाना नहीं आता, तो आप ज़रूर एक दफ़ा वो वीडियो चेक करें, यूट्यूब पे जाएं, आप NFA DFA लिखें, एक दफ़ा वो कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज़ करें ताकि आपको ये सारी एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। और इनमें से एक एग्जांपल तो आपके पेपर में मस्ट ही आती है, शॉर्ट लॉन्ग में ज़रूर ही आती है। अक्सर MCQs में पूछा होता है कुछ ना कुछ इस बारे में। ये NFA बनाना आपकी आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना एक शॉर्ट और एक लॉन्ग या पक्का आप कर सकते हैं अगर आप ये दो टॉपिक को क्लियर कर लें तो। अब मिड टर्म में तो ज़्यादा चॉइस भी है आपके पास, तो आप ये टॉपिक ज़रूर क्लियर करें, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। आगे उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसकी एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, उसमें से कभी कुछ भी नहीं आया। फिर वही टेबल दिया हुआ है जो हमने पीछे देखा था। अब हम देख लेते हैं कि DFA को मिनिमाइज़ हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम से हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ हमें दोबारा बताई है इन्होंने। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इट इज़ पेपर में नहीं आता। उसके बाद हम लेक्सिकल एनालिसिस पर आ जाते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर को स्कैनर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि स्कैनर का दूसरा नाम क्या है, तो लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो स्कैनर का दूसरा नाम है। सेम मैकेनिज्म होता है लेकिन इसमें मल्टीपल RE हमारे पास होती हैं। और जो लेक्सिकल एनालिसिस होता है वो सीक्वेंस ऑफ मैचिंग टोकन को रिटर्न करता है एज अ आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 पॉपुलर लेक्सिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अक्सर पेपर में आता है ये शॉर्ट, ठीक है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि 2 पॉपुलर लेक्सिकल एनालिसिस बताएं, तो एक फ्लैक्स है और एक जिलेक्स है। फ्लैक्स जो है वो एनालाइजर C और C++ पे काम करता है, और जो जिलेक्स है ना वो जावा में रिटर्न है और वो जावा में काम करता है, ठीक है। बस इनमें इतना ही आपने लिखना था। 2 पॉपुलर एनालाइजर बताने थे, फ्लैक्स और जिलेक्स, और फिर उनकी आपने ये लिखना। ये पेपर हर दफ़ा पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये बहुत ही आसान सा है। आगे इसकी इतनी डिटेल नहीं है तो आपने इसको भी अच्छे से माइंड में रखना है। उसके बाद यूजिंग फ्लैक्स को यूज़ करके हैं जो हम क्या कर सकते हैं, ये जो उसकी कुछ हमें दी हुई है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरह से हमारे पास फाइल के सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो होता है हमारे पास C और C++ है, जो जिसमें सारी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। पहले फाइल में हमारे पास डेफिनेशन होती हैं, दूसरे में हमारे पास जो है उसके बाद टोकन एंड डेफिनेशन और एक्शन है, और तीसरे में हमारे पास यूज़र कोड होता है। और ये हमारे पास जो क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज का जो साइन है ना, ये हमारे पास इस सेक्शन को मार्क करता है, ठीक है। ये सेक्शन को मार्क करने के लिए हमने बीच में ये डाला है। अब ये जो तीनों इसके पार्ट्स हैं ना, कि 3 होते हैं। जो इनपुट स्पेसिफिकेशन फाइल होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला सेक्शन होता है, सेक्शन में हमारे पास डेफिनेशन होती है फ्लैक्स की, C और C++ और फ्लैक्स की डेफिनेशन होती है। उसके बाद टोकन की डेफिनेशन और एक्शन है, और फिर यूज़र कोड है। ये पहला, उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 फाइल के पार्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट में ये पूछते हैं, और इसके अलावा ये फाइनल टर्म में भी ये क्वेश्चन अक्सर आया होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने हाईलाइट नहीं की हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे आपको कोड बिल्कुल भी नहीं आते पेपर में, ठीक है। ये देखें, ऐसा मुश्किल सा कोड बिल्कुल भी पेपर में नहीं आता, ना कभी आया है और ना ही आएगा, तो आप इसको आराम से स्किप कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़रूर आती हैं, आपने वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि वो आती हैं। अब इतना बड़ा कोड तो लिखने के लिए आपको वो दे नहीं सकते, ठीक है। अब जी हमारे पास पार्सिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने ये डायग्राम पिछले लेक्चर में भी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि सोर्स कोड है, फिर स्कैनर में जाता है, फिर वो टोकन बनते हैं, फिर वो पार्सर में जाता है, फिर वो IR में बन जाता है, और अगर कोई एरर होता है तो वो भी यहाँ से निकल जाता है। जो है वो पार्सर जो है वो स्ट्रीम ऑफ जो टोकन होते हैं ना, ये हमारे पास पार्सर है, ठीक है। अब टोकन जो है वो स्कैनर से जो टोकन है ना वो आ रहे हैं पार्सर में। अब पार्सर क्या करेगा, अब पार्सर चेक करेगा उन सारे टोकन्स को और उनकी स्पीच ऑफ ग्रामर देखेगा कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। अगर वो नहीं करेक्ट तो वो यहीं से डाउन भेज के इनको एरर में शो करवा देगा। अगर वो क्लियर हैं, ग्रामेटिकल ठीक है और टाइप चेकिंग सब कुछ ठीक है, तो वो IR में उनको भेज देता है। ये हमारे पास पार्सर का काम है। अब यहाँ पर इनमें सिंटैक्टिक एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस को देख लेते हैं। सिंटैक्टिक एनालिसिस में क्या होता है, ही रोट द प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखें, ही रोट द प्रोग्राम, ये इंग्लिश का एक सेंटेंस दिया हुआ है। ही हमारे पास नाउन है, रोट हमारे पास वर्ब है, और प्रोग्राम हमारे पास एक और नाउन है, और ये हमारे पास आर्टिकल है, और ये मिलाकर एक सेंटेंस हमारे पास बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे एक बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई है, मैं असाइनमेंट ऑपरेटर इफ एल्स लगाए हुए। अब जो पार्सर होता है ना, वो सेंटेंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेक करता है कि सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अगर एरर डिटेक्ट कर लेता है ना पार्सर का काम है एरर को डिटेक्ट करना। अगर उसने एरर डिटेक्ट कर लिया है तो वो एरर शो करवाएगा, वो आगे IR में उसको नहीं भेजता, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट द स्कैनर बेस्ड अपॉन अ रेगुलर एक्सप्रेशन विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर। अब जो स्कैनर है ना वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सिंटैक्स एरर को जो है वो स्कैनर डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन पार्सर कर सकता है। तो ये भी एक MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि जो है वो कौन जो है वो सिंटैक्स एरर को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो स्कैनर है। स्कैनर जो है वो उसको एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता।
तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 से 10 तक ही करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 11 से 15 तक कर लेंगे। 5 लेक्चर्स हम मिलाकर जो है वो कर लेंगे। हमारी मिड टर्म की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हम जल्दी से क्विकली एक रिव्यू दे देते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने आज लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट किया। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, हमने रेगुलर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने आपको हाईलाइट करके बताए हैं कि ये MCQs पेपर में आते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आ सकते हैं, नहीं, आ चुके हैं। जो ऑलरेडी आ चुके हैं पेपर में, MCQs पास्ट में आ चुके हैं, क्विज़ेज़ में आ चुके हैं, तो वो आपको सबसे पहले वो चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए जो ऑलरेडी पेपर में बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। ठीक है, इसके सब्जेक्ट के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया है कि क्या चीज़ें पेपर में कब कब आई हैं, और उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये पेपर में इस तरह आते हैं। फिर ये मैंने आपको बताया कि MCQs इसमें से ज़रूर आते हैं, और आपका शॉर्ट लॉन्ग भी इसमें से आ सकता है। उसके बाद हमने FA के बारे में पढ़ा, जो हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ऑलरेडी पढ़ लिया था। फिर हमने कुछ FA देखे भी, रेगुलर एक्सप्रेशन से FA को कैसे बनाते हैं हमने वो भी देखा। हमने ट्रांजिशन टेबल भी देखा। हो सकता है कि आप FA बना हो, आपको ट्रांजिशन टेबल फिल करना हो, तो आपको ये फिल करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको FA एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया और उससे आप कैसे FA बना सकते हैं आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, जितने भी यहाँ पर MCQs थे जो ऑलरेडी पेपर्स में और क्विज़ेज़ में आ चुके हैं, ये वो हाईलाइटेड हैं। ग्रैंड क्विज़ेज़ में भी अगर आप वो फाइल्स निकाल के देखें तो आपको नज़र आएंगे कि ये सारे MCQs जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका जो पेपर होता है ना कम्प्लीटली हैंड आउट से ही आता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट भी आ सकती हैं। लाइक NFA के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो हो सकता है कि कोई और रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दी हो, तो आपका कॉन्सेप्ट इस पर होना चाहिए कि NFA हमने कैसे बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन से। ठीक है, कोई भी आपको दे सकते हैं वो स्ट्रिंग, और कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आपको दे सकते हैं और आपने उसका NFA बनाना होगा। ठीक है, ये शॉर्ट लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा हर हाल में। ठीक है, मैं बार बार आपको इसीलिए कह रही हूँ कि पेपर में आ चुका है, बहुत दफ़ा आ चुका है। इवन कि मेरे पेपर में भी NFA आया था, इसलिए मुझे अभी तक याद है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये देखें NFA है, हमारे पास एक और रेगुलर एक्सप्रेशन दी। जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो बुक में दी है ना, उनकी प्रैक्टिस तो आपने ज़रूर करनी है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं NFA पे, ताकि आप अच्छा सा NFA बना लें आराम से। ठीक है, आप इजीली पेंट को ओपन करें और आराम से आप उसको बना सकते हैं। फिर हमारे पास NFA की हमने ये चीज़ें पढ़ी, तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट था। फिर हमने फ्लेक्स और रिलैक्स देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आया हुआ है। पास पेपर ज़्यादा आप खोल के देखें, उसमें भी आपको ये मिलेगा। उसके बाद ये जो इसकी जो फाइल्स की 3 डिस्क्रिप्शंस थी, ये भी पेपर में आ चुकी हैं, बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। तो ओवरऑल पेपर इसका बहुत इजी होगा, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। जितने भी जो बड़े बड़े कोड है ना, ये आप आराम से स्किप कर सकते हैं, ये पेपर में नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, और उनको समझना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद पार्सिंग है। पार्सिंग का हमने देखा, सिंटैक्टिक जो एरर है ना, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एरर इसमें है या नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 11 में ना हम सिंटैक्टिक एरर और सिमेंटिक एरर पे और बात करेंगे मज़ीद। तो अगर आपका यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो हम अगले लेक्चर में इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम और भी एरर देखेंगे, और फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी कि कौन से MCQs इंपॉर्टेंट हैं और कौन से शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं आपके अगले लेक्चर में से। तो होप्स हो कि आपको लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 तक का पता चल गया होगा कि कौन से आपके MCQs, कौन से शॉर्ट, कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये सारे प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो आप इसमें A+ ले सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि इसके हैंडआउट्स भी छोटे हैं, और फिर सारी चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करके भी बता दी हैं। अब आपको पास पेपर्स खोलने की भी ज़रूरत नहीं है और फाइल्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इन हैंडआउट्स में हाईलाइट कर दी हैं। ये हैंडआउट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है सब्जेक्ट का, आप वो भी ज्वाइन करें, ताकि आपकी वहाँ पे मैं क्विज़ और असाइनमेंट में हेल्प कर सकूँ। आप वहाँ से अपनी असाइनमेंट का जो फाइल होती है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको असाइनमेंट सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँ और क्विज़ में भी आपकी हेल्प करूँ। इसके अलावा जो मिड टर्म के करंट पेपर्स होंगे हम वो भी सॉल्व करेंगे, ताकि हम इस सब्जेक्ट की ना किसी तरह से भी हम ना इसको लाइक बहुत अच्छे से हम तैयारी कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत ही गलत बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत कम लोगों का है, तो बहुत थोड़े लोगों का ये सब्जेक्ट होता है, क्योंकि BS IT और BS SC वालों का नहीं है ये। तो जिन स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है आप उन तक भी वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसकी प्रिपरेशन आराम से कर लें। और जितने भी यूट्यूब पे दूसरे हैं ना कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की जो फुल प्लेलिस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं कि आपके कोर्स में वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है। तो वो इतने बड़े बड़े लेक्चर्स आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा आपके बुक में इंक्लूड ही नहीं है, तो क्या ज़रूरत है